इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष अब खाड़ी क्षेत्र तक पहुंच गया है। दोहा पर हुए मिसाइल हमले के बाद कतर और इसराइल के बीच राजनयिक संबंधों में दरार गहराती दिख रही है। हमले में हमास के कथित नेताओं को निशाना बनाया गया था, लेकिन कतर इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। कतर हमले के बाद यूएई ने इजरायली राजदूत को तलब किया और स्पष्ट कर दिया है कि अब सामान्य कूटनीति नहीं चल सकती। दुबई एयर शो से इजरायली रक्षा कंपनियों को बाहर करने का निर्णय इसी का हिस्सा है। यूएई ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, लेकिन संकेत साफ है, कतर के साथ एकजुटता दिखाना। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यूएई का यह कदम प्रतीकात्मक ही नहीं, रणनीतिक भी है। इससे इजरायल को यह संदेश गया है कि खाड़ी देश अब तटस्थ नहीं रहेंगे। दुबई एयर शो 2025 में इजरायली रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना क्षेत्रीय राजनीति में एक नया मोड़ साबित हो रहा है। यूएई के इस फैसले को कूटनीतिक हलकों में इजरायली आक्रामकता के खिलाफ एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए यूएई ने स्पष्ट किया है कि इजरायली रक्षा कंपनियों को दुबई एयर शो 2025 में भागीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूएई का यह कदम इजरायल के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि उसकी एक तरफा कार्रवाइयों का व्यापक कूटनीतिक और आर्थिक प्रभाव हो सकता है। दुबई एयर शो जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच से बहिष्कार इजरायली रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस घटना से स्पष्ट है कि मध्य पूर्व में इजरायल की बढ़ती आक्रामकता उसे राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर अलग थलग कर रही है। इस पूरे मामले पर इजरायल की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के हमले अब केवल गाजा तक सीमित नहीं रहेंगे। इजरायली कार्रवाई की यह नई रणनीति खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है। बता दें आपको, इजरायली हमले के बाद इस्लामिक देशों ने दोहा में एक सम्मेलन भी किया है। इस सम्मेलन में इजरायल के हमले की सभी ने मिलकर निंदा की और सुरक्षा के लिए इस्लामिक देशों को एकजुट होने का प्रस्ताव भी रखा। इस प्रस्ताव पर सभी अरब और इस्लामिक देश एक मत नजर आए, जिसमें इजिप्ट ने 9 साल पहले लाए गए नाटो जैसे संगठन बनाने का प्रस्ताव को दोबारा दोहराया है। बल्कि दोहा पर हुआ हमला सिर्फ एक शहर पर मिसाइल गिरने की घटना नहीं है, बल्कि पूरी खाड़ी की कूटनीति में उबाल लाने वाला मोड़ बन गया है। अब सवाल यही है कि क्या अरब देश केवल बयान देंगे या कोई ठोस रणनीति अब इजरायल के लिए बनाएंगे और तुरंत लाएंगे। बीते 2 सालों से गाजा और हमास में इजराइल के बीच जारी जंग पहले से ही कई देशों में पहुंच चुकी है। लेबनान, ईरान जैसे देशों से इजराइल सीधे जंग में उतर चुका है, लेकिन मंगलवार को उसने सबको हैरान कर दिया था जब इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा पर हमले किए थे। इस हमले के बाद न सिर्फ कतर बल्कि अमेरिका भी इजराइल की इस हरकत से नाराज है। लेकिन शनिवार को एक बार फिर नेतान्याहू ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इजराइल चौतरफा घिरे होने के बावजूद मानने को तैयार नहीं है और कतर पर फिर बड़ा हमला कर सकता है। नेतान्याहू ने एक्स पर लिखा, कतर में रह रहे हमास के आतंकवादी नेताओं को गाजा के लोगों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने युद्ध को अंतहीन रूप से खींचने के लिए युद्ध विराम के सभी प्रयासों को रोक दिया। उन्हें खत्म करने से ही हमारे सभी बंधकों को रिहा करने और युद्ध समाप्त करने की मुख्य बाधा दूर होगी। नेतान्याहू की इस पोस्ट को एक धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। नेतान्याहू ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि हमास के वो नेता जो कतर में रह रहे हैं, उनका खात्मा करने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले और मौका मिलने पर फिर से हमला करेंगे। दोहा पर इजरायली हमले को लेकर हमास का बयान। बेंजामिन नेतान्याहू ने इस हफ्ते कतर में हमास नेताओं की हत्या का आदेश देकर बड़ा दांव खेला था, लेकिन हमले में बुरी तरह नाकाम रहने के बाद उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। नेतान्याहू की योजना थी कि हमास के टॉप लीडर्स को मारकर न सिर्फ अपने टारगेट के करीब और पहुंचे, बल्कि गाजा में युद्ध में हमास को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन हमास के दावे ने उसकी सारी योजना पर पानी फेर दिया। हमास ने साफ कहा है कि उनके सीनियर नेता इस हमले में बच गए और हमले से पहले ही वो सभी वहां से निकल गए थे। हालांकि इस अटैक में उसके 5 सदस्य मारे गए, जिनमें निर्वासित गाजा प्रमुख के पुत्र खलील अल हिया भी शामिल है। हमास ने दोहा हमले को संपूर्ण वार्ता प्रक्रिया की हत्या करार दिया है। ट्रंप की चेतावनी भी नहीं मान रहे नेतान्याहू। मंगलवार को नेतान्याहू ने सबको हैरान किया था जब इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा पर हमले किए थे।
हमले के बाद न सिर्फ कतर बल्कि अमेरिका भी इजराइल की इस हरकत से नाराज हो गया था। एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ये एकदम स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी हरकत फिर नहीं करेंगे। और नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया है कि उनका मानना है कि हमास नेताओं के खात्मे से ही गाजा में युद्ध रुकेगा और सभी बंधकों की रिहाई होने का रास्ता भी साफ होगा। नेतन्याहू के इस ताजे बयान से इतना तो साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री के इस बयान पर देखना है हमास की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाने वाले इस्राएल के एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में इस ऑपरेशन से संबंधित कुछ राज खोले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर ऑपरेशन को इतनी गोपनीयता और रणनीतिक चतुराई से अंजाम दिया गया था कि अमेरिका, जो इस्राएल का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है, उसे भी अंतिम समय में सूचित किया गया ताकि उसके पास हस्तक्षेप का कोई अवसर न रहे। यह हमला मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को दर्शाता है। इस्राएल ने कैसे किया हमला? 9 सितंबर 2025 को इस्राएल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं पर हमला किया। इस हमले का उद्देश्य हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख नेताओं जैसे खलील अल हय्या और जाहिर जबारीन को निशाना बनाना था, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते पर चर्चा के लिए इमारत में जमा हुए थे। हमले की खास बात यह थी कि इजराइल ने पारंपरिक हवाई हमले के बजाय हवाई लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों, जिन्हें एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कहते हैं, उनका उपयोग किया। ये मिसाइलें लाल सागर के ऊपर से दागी गई ताकि इस्राएली लड़ाकू विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें। इस रणनीति से न केवल क्षेत्रीय तनाव को कम करने की कोशिश की गई, बल्कि हमले को तेजी से अंजाम भी दिया गया। ऑपरेशन में 8 F-15 और 4 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को शामिल किया गया था। ये विमान इसराइल से दक्षिण की ओर लाल सागर के ऊपर उड़ान भरकर अरब प्रायद्वीप के दूसरी ओर से इन्होंने मिसाइलें दागी। हमले की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर थी। छोटे वॉरहेड वाली सटीक मिसाइलों का उपयोग किया गया, जिसके कारण लक्षित इमारत का मध्य भाग नष्ट हुआ, लेकिन बाकी हिस्सा बरकरार रहा।